स्वागत है एक बार फिर आपका खास राजस्थान में। बेरोजगारों के मसीहा उपेंद्र यादव को पुलिस ने गांधीवादी तरीके से गिरफ्तार तो नहीं किया। झूठी राजनीति करने वाली राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम गांधीवादी हैं। गांधीवादी टोपी का घोर उल्लंघन हुआ और फिल्मी स्टाइल में राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उपेंद्र यादव ने घोषणा कर दी थी कि 1 बजते ही मैं शहीद स्मारक पर जाऊंगा और पुलिस मौके पर मुस्तैद थी। 3 घंटे से ज्यादा का समय थानाधिकारी और डिप्टी महोदय वहां बैठे रहे, वेट करते रहे। ऐसा क्या गुनाह कर लिया, क्या मुकदमे लग गए? और मुकदमा बहुत पुराना था। उस मुकदमे को लेकर आज ही के दिन ऐसा क्या कारण था कि सरकार को गिरफ्तार करवाना पड़ा उपेंद्र यादव को? इसके पीछे सरकार की मंशा ऐसी थी कि सरकार की तरफ से जो आज कांग्रेस की जो रैली थी भारत बंद के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, केंद्र सरकार के खिलाफ, वो रैली आज पूर्णतः फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन सरकार को लगा कि कहीं बड़ा आंदोलन ना हो जाए। लेकिन उपेंद्र यादव के एक आवाज पर आज शहीद स्मारक में 5000 लोग एकत्रित हो चुके थे और पुलिस को लग गया था कि कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ हो सकता है। सरकार के आकाओं ने पुलिस पर दबाव बढ़ाया, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी हमने लाइव दिखाई और सबसे पहले खास राजस्थान आपको वापस उपेंद्र यादव जमानत पर रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले आपको लाइव करा रहे बेरोजगार मसीहाओं को सबसे पहले तो मेरी तरफ से और खास राजस्थान की परिवार की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और लख लख मुबारक। धन्यवाद। उपेंद्र यादव, पुराना मुकदमा था और क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया आज? देखो, 5 जुलाई का जो मुकदमा था कोविड लाइन का, मुकदमा दर्ज किया, उसमें जमानत मेरी थाने से ही हो गई है। और जो हमारा जो आंदोलन था, जिन मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं तमाम मीडिया को, आपके जैसे जाबाज युवा साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों को, तमाम मीडिया के साथ उस जनता को तो सोशल मीडिया पे लगातार मेरी रिहाई के लिए जो मुझे गिरफ्तार किया, उसके बाद लगातार आवाज़ उठाई और उसका असर आपने देखा होगा कि मात्र 3-4 घंटे में अभी तक करीब 3-4 लाख के करीब ट्वीट हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं ट्वीट में, आप पूरे भारत देख रहा है। पूरे देश में ट्रेंड हो रहा है और एक जगह नहीं 2 जगह ट्रेंड हो रहा है पूरे देश में। ये युवाओं की ताकत है और युवाओं की ताकत की जीत आपको देखने को मिल रही है कि आज मैं जेल से बाहर हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी लड़ाई किसी सरकार विशेष से नहीं, पिछली सरकार भी थी, ये भी सरकार है। लेकिन जो पेपर लीक होना, डमी अभ्यर्थी बैठना, फर्जीवाड़ा होना, फर्जी डिग्री आना और फिर मिलीभगत होना और योग्य अभ्यर्थियों के साथ गलत होना, तो ये सारी चीज़ों को लेकर और नकल करवाना, क्योंकि कई परीक्षा केंद्र ऐसे जहाँ नकल भी होती है, इन सब चीज़ों को लेकर बेरोजगार अवसाद में थे, परेशान थे। पिछली सरकार में पेपर आउट हुए, वर्तमान सरकार में लाइब्रेरियन का हो, चाहे जैन डिग्री का मामला हो, चाहे वो एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे रीट का मामला हो जी। और लगातार मैं आवाज़ उठा रहा था कि जब तक ये अपराधी जेल में नहीं होंगे, कई माफिया बने हुए और उन माफियाओं को कई बड़े नेता लोग उसको संरक्षण दे रखे हैं, तो जब तक गैर जमानती कानून नहीं बनेगा, अपराधियों में भय नहीं होगा। वो उद्योग धंधा इसको बना चुके हैं, कई बार वो जेल में गए, कई बार मेरी जेल में उन लोगों से मुलाकात भी हुई है जिन्होंने धंधा किया, उद्योग धंधा बना दिया। वो जेल में जाते हैं, छूट के आ जाते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पे चलती है कि वो गिरफ्तार, अभी भी रीट में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, एसआई भर्ती में गिरफ्तार हुए हैं। न आपको पता चलेगा, न हमें पता चलेगा वो कब छूट जाएंगे और फिर वो उद्योग धंधा बना देंगे। तो सख्त कानून बने। इसके अलावा जो एसआई भर्ती का हो, रीट का मामला हो, रीट में जो जयपुर से पेपर गंगापुर सिटी गया है, अलग अलग जगह बैठा है जी, 8:30 बजे वहाँ उनके मोबाइल पे पाया गया है और नेट बंदी से पहले वो पेपर आउट हुआ। यानी कि मैं जब जयपुर ग्रामीण में गांव है, मैं वहाँ था तो 5 बजे ही नेट बंद कर दिया था। जब 5 बजे मैं ऑनलाइन आया, देखा तो नेट बंद था जी। तो ऐसे में 5 बजे पहले नेट बंद होने का मतलब उसको रात को या 1 दिन पहले पेपर मिला है। बिल्कुल। और उसने कहाँ का सर्कुलेट किया है, क्योंकि मेरे प्रदेश के युवा और जनता ये पूछ रही है कि ये इसके पीछे, इन माफियाओं के पीछे किस नेता का आता है, कौन संरक्षण दे रहा है। क्योंकि जयपुर से पेपर पूछा तो कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा नेता है, उसका खुलासा हो। क्योंकि मैं मांग कर रहा था एसओजी से जांच हो, जो कहाँ से, किसके पास, कब, कौन कौन लिप्त है, उसकी जांच हो। और जो रीट में जो पेपर लेट पहुँचा और जो नकल कर रहे थे, नीमराना मांडल कमला देवी कॉलेज संस्था का जो मामला है, उसमें 6 लोगों को मुकदमा दर्ज के गिरफ्तार कर लिया। वो भी मुकदमा राजकार्य बाधा का। क्या उनकी गलती यही थी कि वो आवाज़ उठा रहे थे कि पेपर लेट पूछा है या नकल हो रही है? उनके मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? उनकी आवाज़ में मरते दम तक अभी भी उठाऊंगा। ऐसा नहीं जेल से आ गया तो मैं भूल जाऊंगा, आवाज़ तो उठाऊंगा, उनका मुकदमा वापस लिया जाए। और जो बहनों को वंचित कर दिया गया कि वो इस गेट पे जाओ, उस गेट पे, कर्मचारी उनको भ्रमित कर रहे थे, वो रो रही थी, बेहोश हो गए, तो उनको न्याय मिले। इसके अलावा सख्त कानून बने। इसके अलावा
एसआई का जो बीकानेर से पाली पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, वो पेपर कहाँ कहाँ गया, कौन कौन उसमें लिप्त थे। पहली बार एक ऐतिहासिक भर्ती एसआई हुई जिसमें वीडियो ओमार सीट बाहर आई। तो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया आज इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तक बात पूछाना चाह रहा था कि इसमें बड़े किसी नेता का हाथ है। बिल्कुल। और धीरे धीरे आपके सामने सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीरें भी वायरल हो रही है, तो वो भी एक संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को संरक्षण दे रहा है। कई नेताओं के साथ तस्वीर है तो कोई ना कोई उसको संरक्षण दे रहा है। जब तक ये चेन नहीं टूटेगी, जब तक अपराधी जेल में नहीं जाएंगे, जब तक ये लोग सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हर युवा बेरोजगार के सपनों के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे। एसआई में हुआ, फिर रीट में हुआ, और ऐसे तो पटवारी आएगी, कंप्यूटर भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, जैन भर्ती, ऐसा तो सारी भर्तियों में ऐसा होता रहेगा। आपने देखा बानसूर में आत्महत्या की एक अभ्यर्थी ने, अवसाद में जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे अभ्यर्थी अवसाद में जा रहे हैं। मैं उनके आंसू देखता हूँ, मैं उनका दर्द देखता हूँ तो मेरी आत्मा रोती है। मैंने उस बहन और उसके आंसू देखे तो मैंने उस दिन मेरे मन में कसम खाई थी कि मैं 30 तारीख को चाहे जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, उसको न्याय मिले, उन 6 अभ्यर्थियों को जेल से बाहर निकाला जाए। तो मेरी आज भी मेरे मन में यही है पीड़ा कि जब तक ये सिस्टम में सुधार नहीं हो जाए, जब तक कानून नहीं बन जाए, एक बार नहीं मुझे 1000 बार गिरफ्तार करेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कानून तो बने, अपराधियों में डर हो, गैर जमानती कानून बने और इनकी निष्पक्ष जांच हो, तय तक जाया जाए। कई लोगों को 130-35 नंबर रीट में भी आ रहे हैं, कई लोगों के अच्छे नंबर एसआई में भी आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी मेहनत उन लोगों ने की थी। लेकिन मुझे शंका और डर है कि ये पेपर हजारों में चला जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले पेपर आ रहा है तो हजारों में लोगों में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि तैयारी करने वाले उस किसान, आम आदमी और सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्तियों का चयन हो पाएगा। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि ये पेपर कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुआ, इसके पीछे कौन कौन सी गैंग है, कौन कौन से नेता है। इस चीज़ का खुलासा के लिए मैंने ऐलान किया था। आज करीब 10,000 बेरोजगार राजधानी में जुटने वाले थे, हजारों की संख्या में पहुंचे भी हैं, प्रदर्शन भी किया है। लेकिन उससे पहले ही रात को ही मेरी निगरानी शुरू हो गई थी। सुबह उठा तो मुझे पुलिस दिखी, मैंने मीडिया को सूचित किया जी, फिर भी कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं जाऊंगा, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं 1 बजे निकलूंगा तो 1 बजे निकला। ऐसा नहीं कि मैं दुबकना मुझे नहीं आता भैया, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। युवाओं के लिए मैं संघर्ष पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कहूँगा कि आप निष्पक्ष जाँच कराओगे एसओजी से और युवाओं को आप न्याय प्रदान करोगे। एसआई भर्ती 2021 हो चाहे रीट 2021 हो, तो आपको युवा बहुत प्यार करेंगे, बहुत सम्मान देंगे, क्योंकि जांच होना अति आवश्यक है। आपको राजनीतिक पार्टी या कोई आप पे आरोप लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसको नज़रअंदाज करें, उसको राजनीतिक मुद्दा ना मानते हुए कि छात्र हित का मुद्दा मानते हो और आप आगे आए, इसकी जांच करवाए। कम से कम कौन है, कौन छेदीलाल है जो सिस्टम में छेद कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिस्टम में घुस चुका है, इनको संरक्षण दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवाओं में परीक्षाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी मेरी खराब जा रही है। लोग सिस्टम को हैक करके एक तरह से पेपर लीक कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, डमी अभ्यर्थी बैठे हैं। तो ऐसे में सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए और उनकी निष्पक्ष जाँच करवानी चाहिए। और इन सब मुद्दों के लिए चाहे 6 अभ्यर्थियों को न्याय मिले, उन बेटियों को न्याय मिले, कानून बने और इनकी निष्पक्ष जाँच हो, एसओजी जाँच हो और तय तक जाए इसमें सरगना कौन है। तब तक कुछ हासिल नहीं हो जाता। मेरा संघर्ष जारी रहेगा, युवाओं के लिए मैं मरतम दम तक लड़ूंगा। मुकदमा 5 तारीख को हुआ, लेकिन गिरफ्तारी इस महापड़ाव से चंद घंटे पहले ही क्यों? ये तो आप उनको पूछना, लेकिन ये जरूर है कि मैंने ट्वीट के माध्यम से बहुत दिन पहले भी आपको अवगत करा दिया था कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और सबसे बड़ा मैं थाने में भी गया था मुकदमा दर्ज होने के बाद में कि भैया आपने मुकदमा दर्ज किया तो कर लो गिरफ्तार। बोला जमानत, मैं जमानत क्यों दूंगा कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ लोग मेरे से मिलने आए थे 5 जुलाई को। वो जन सुनवाई में आज भी करता हूँ, नेताओं के पास भी जाते हैं, लेकिन वो मेरे मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन मुझे पहले भी शंका थी कि मुकदमा दर्ज करके पेंडिंग छोड़ना, आने वाले भविष्य में गिरफ्तार करना। उस मुकदमे में एक और मेरा मुकदमा है पीसीसी वाला जी, उसमें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, उसमें मुझे दोषी पाया गया। अभी मुझे लगता है कि कहीं दोबारा गड़बड़ी होगी तो वो मुकदमा और पेंडिंग। इनके पास पूरा रास्ता कि कौन से मुकदमे में पहले उठाना। लेकिन आप गिरफ्तार करते करते थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, मैं आऊँगा। मैंने सुबह कहा था कि मैं आऊँगा, फिर संघर्ष करूँगा। मैं वापस आ गया हूँ और कल एक बार हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। इसके अलावा मुझे एक प्रशासन से एक मैसेज मिला था कि आंदोलन से पहले आपको परमिशन लेनी, मुझसे लिखित में लिया है उन्होंने कि आप परमिशन लोगे, कोविड गाइडलाइन की पालना करोगे। तो कोविड गाइडलाइन की पालना कौन कर, आपको पता, सारे राजनेता तो कर ही रहे हैं। मैं युवाओं के सपनों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अधिकारियों तक बात पहुँचानी चाहिए थी। तो मैं कल अधिकारियों से सीएमओ में जाऊँगा, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलूंगा, उन तक बात पूछाऊँगा। और कल की मीटिंग है तो उसमें तय करेंगे कि 5 दिन या 7 दिन बाद जब भी, क्योंकि एक बार क्योंकि काफ़ी लोग दूर दूर से आए थे, काफ़ी लोग जा चुके हैं, काफ़ी लोग मेरे जाने के बाद और भी लोग आए थे वहाँ पे। क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो मंच है वो गैर राजनीतिक है।
हमारे यहाँ मंच में किसी राजनीति व्यक्ति की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ शुद्ध पीड़ित बेरोजगार होते हैं और मैं शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों के साथ हमेशा आंदोलन करता हूँ। मैं कभी भी, जब बीजेपी सरकार थी तो मैं कांग्रेस वालों को आमंत्रित नहीं करता था, और आज कांग्रेस सरकार तो मैं बीजेपी वालों को नहीं करूँगा, किसी पार्टी को नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग राजनीति से दूर होकर हम बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जैसे ही अब कल मीटिंग लेकर एक और जल्द आंदोलन की ऐलान करेंगे, परमिशन भी लगाएंगे, बाकायदा परमिशन मिलेंगे, लेकिन आंदोलन हमारा रुकेगा नहीं। आज हमें बाधा पूछी है, मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन एक एहसास राज्य सरकार को, राजनेताओं को, सबको हो गया कि राजस्थान में उपेंद्र यादव को चाहने वाले लाखों लोग हैं। इसलिए लोग पूछते उपेंद्र यादव इनके लिए रात दिन मेहनत क्यों करता है, क्योंकि इतने लोग मेरे साथ से जुड़े हुए जो समीकरण गणित किसी भी पार्टी के बिगाड़ सकते हैं, तो उनके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इन लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया, सोशल मीडिया पे जहां भी देखो सब जगह ट्रेंड एक ही था, उपेंद्र यादव को रिहा करो, और वो पीछे हटने वाले भी नहीं थे। तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उन गरीब, उन सबको न्याय मिले, मैं लगातार उनके लिए संघर्ष करता रहूँगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद थाने में पुलिस ने किसी प्रकार का टॉर्चर किया? नहीं, मुझे पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई मुझे टॉर्चर नहीं किया गया। उन्होंने मुझे सह सम्मान रखा और अच्छा व्यवहार किया गया। ऐसा नहीं कहूँगा कि क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद मैं किसी पे आक्षेप लगाऊँ, आरोप लगाऊँ, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मजबूरी में हमने गिरफ्तार किया, तो मैं समझता हूँ मजबूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरा आंदोलन रुकने वाला नहीं है, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि आपकी माताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस मुद्दों को लेकर कई प्रकार की भ्रामक भ्रांतियां भी फैली है। देखो, कई लोगों ने कहा कि एनकाउंटर हो जाएगा, माफिया मार देंगे, कई चीज़ें उन तक बात पूछी है। तो आप हर परिवार के, क्योंकि कई महीनों से मैं दूर हूँ, कई सालों से, महीनों से कभी कभी मैं जा पाता हूँ, तो बात सोशल मीडिया से पहुँची है कि उनको गिरफ्तार कर लिया। जिस प्रकार वो वीडियो देखा, तो आपको पता है कि किसी के माता पिता, सब किसी के संतान होगी, वो चिंतित होते हैं। हाँ, वो परेशान में दुखी है, तो मैं अब सीधा वहीं उनसे मिलने जाऊँगा। उसके बाद मैं युवाओं से रूबरू होऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद मैं आगे की रणनीति तैयार करके और आर पार की लड़ाई का ऐलान करूँगा। बत्तीलाल मीणा का सबसे बड़ा नाम उछला इस रीट भर्ती में, और बताया जा रहा है कि पीसीसी के जो सचिव है देशराज मीणा जी की उनके संबंध है, बहुत क्लोज है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, उनके साथ उनके फोटोज आ रहे हैं, एनएसयू अध्यक्ष के साथ में आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें? देखो, मैं कोशिश करूँगा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, जाँच एसओजी से हो, तार से तार जोड़े जाए। मैं पहले शुरुआत से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी इस जो माफिया को संरक्षण दे रहे हैं उसमें किसी बड़े नेता का हाथ है, और जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच तब निष्पक्ष होगी जब हमारा दबाव होगा। तो हमारा दबाव सोशल मीडिया आपके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि जो परिस्थिति आज बनी है, लोग हज़ारों की संख्या में आ रहे थे, लेकिन अचानक जिस प्रकार मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे युवाओं को मुझसे दूर किया गया। लेकिन ये ज़रूर है, मैं इतना आर्थिक तौर पे इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं गाड़ियाँ लगाऊँ, बसें लगाऊँ, उन लोगों को बुलाऊँ। लेकिन ट्वीट और फेसबुक, जहाँ मैं एक पोस्ट डालूंगा, लाइव डालूंगा, लोग दौड़े आते हैं, उनका विश्वास है मेरे ऊपर, और मैं उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उनके विश्वास के लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा। जल्दी मैं ट्वीट और वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः उनको ऐलान करूंगा कि हमें कितनी तारीख को कहाँ आना है। उससे पहले अब की बार पूरी रणनीति के साथ, अब क्योंकि अभी भी कुछ 100-200 लोग वहाँ रुके हुए हैं, हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मैं बात करूँगा। लेकिन फिलहाल हजारों की संख्या में हम एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है? वास्तविक जो रिपोर्ट है, जो धरातल की, वो रिपोर्ट उनके मंत्री और आका वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसीलिए तो हम हजारों की संख्या में आज इकट्ठे हो रहे थे कि उनको पता लगे कि वास्तव में पीड़ित आक्रोशित है, दुखी है, परेशान है। क्योंकि अभिभावक है, तो उनको जब सड़कों पर उतरेंगे, जब हजारों की संख्या होगी, तो उनको लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है, और भीड़ तंत्र तभी आती है जब पीड़ित होती है। तो पीड़ित होकर उन तक मैसेज देना था, उन तक बात पहुँचानी थी। और यदि जिस प्रकार ये सारी चीज़ें चलती रही, सख्त कानून नहीं बना, तो मजबूर होने के बाद मैं बड़ा कदम और भी उठा सकता हूँ, यहाँ से आगे और भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। आज हमने भी कवर किया वहाँ पर जाकर, साइड इंस्पेक्टर पर एक महिला अभ्यर्थी का कहना था कि एक तो पेपर की सील है वो बिल्कुल टूटी हुई मिली थी, उन्होंने पेपर भी बिल्कुल हमें दिखाया कि आप देख लीजिए, और नॉर्मल पेपर फाड़ते हैं तो वो, और एक ये बताया कि हमें पेपर के बारे में सील टूटी हुई केंद्राध्यक्षक अग्रसेन स्कूल के जो है बांदीकुई, सॉरी हिंडौन करौली का, वहाँ का क्या मामला है? देखो, एक चीज़ बताऊँ आपको, सच यही है कि कई जगह पेपर खुले आए, और वो खुले कैसे आए ये जांच का विषय है। और क्योंकि मुझे लगा है कि जो खुले अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो मुझे से शंका यह होने लगी कि जहाँ खुला है इसका मतलब सब जगह से पेपर लीक हुआ है। कैसे खुले पेपर है? रीट का पेपर पलट गया, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश थी पेपर लीक करने के लिए? अचानक कैसे पलटा है, उसकी पुलिस ने जांच नहीं की, और सारी चीज़ें निकल के आ रही है। इसके अलावा
बस्सी में तिलक पीजी कॉलेज में वहाँ भी 1 घंटे पेपर लेट गया, बहुत चिल्ला के आवाज़ कर रहे थे हमारे पास पेपर नहीं आया, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उनको भी न्याय मिले। तो हर जगह न्याय मिले, क्योंकि सबकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनकर उनका निस्तारण करना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो बेरोजगारों की मोटी मांग थी रीट और एसआई को लेकर, इसके ऊपर क्या रहेगी रणनीति आपकी? पेपर रद्द हो या फिर रीट के अंदर एक और कॉमन एग्जाम करा ले? क्योंकि रीट के एग्जाम के जो मेरिट बता रहे 135 और 40 बता रहे, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद। देखो, मेरी पहली रणनीति यही है कि इस चेन को तोड़ो जी। इसमें किस नेता का हाथ है, किसका सिलेक्शन है, और ये पेपर कहाँ का आता है, जनता का तो आना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को, जिन लोगों के 135-30 नंबर आ रहे हैं, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं जी, और कई लोगों का नंबर आते भी, क्योंकि वो पूरी जान झोंक देते हैं। उनके मन में एक चीज़ चल रही है कि उपेंद्र यादव शायद इस भर्ती को कहीं ख़त्म नहीं करवाते, हमारे भविष्य के साथ गलत नहीं हो जाए। क्योंकि कोई भी हो, आप भी और मैं भी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मैं भी सोचूंगा कि भैया मेरा नंबर तो आ रहा है, लेकिन उपेंद्र यादव बीच में आ रहा है। लेकिन उनकी सोच, उनकी जो गलतफहमी दूर हो, वो गलतफहमी दूर कब होगी? जब जाँच होगी, जब सारे तार जुड़ेंगे, और जब तार जुड़ेंगे, जाँच होगी, पता चलेगा कि ये हज़ारों के पास चला गया, और सारी चीज़ सामने आएंगी, तो उनको पता लग जाएगा कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। उनकी गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए, उन तक सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी बात है, तार से तार जुड़े जाए। बत्ती लाल कहाँ से पेपर कहाँ से लेके आया था और कहाँ तक पेपर पहुँचा है, कौन कौन साथ है, कौन कौन इसके मुखिया है, सारी चीज़ जाँच होगी। वही एसआई भर्ती का मामला, एसआई का जो बीकानेर से पाली आया, वहाँ आपने अलवर देखा, जयदेव ने जो ओमार शीट उसकी वायरल हुई, वीडियो आया, डमी कैंडिडेट पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें उनकी भी, ऐसा रीट की नहीं, एसआई की भी, इन सब की जांच होगी, तो कहीं ना कहीं सरगना के साथ साथ बड़े नेताओं के नाम भी आएंगे, और ये लोग अंदर भी होंगे, और युवा बेरोजगार को न्याय भी मिलेगा। सूत्रों के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस ये चाहती थी कि उपेंद्र यादव कमजोर पड़ जाए, तोड़ दें, थाने में भेज दें, मुकदमा लगा लें। क्या लगेगा, आप कमजोर हुए हो या फिर हम ये माने कि टाइगर इज बैक? मेरा एक डायलॉग है, डरता किसी के बाप से नहीं, सीना ठोक के लड़ता हूँ, मर जाऊँगा पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। पार्टी बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। और यदि मेरी नीति स्पष्ट है, यदि मान लीजिए बीजेपी सरकार उस समय थी, वो अच्छा काम करती तो मैं धन्यवाद देता था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी जब अच्छा किया, मैंने धन्यवाद दिया। और मैं मानता भी हूँ, अभी मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में अच्छी, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देने का काम किया, अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। मैं वास्तव में उनके काम को मैं लाइक करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जता कर, तो हम हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी, हम आपके बच्चे हैं, आप अभिभावक को न्याय प्रदान करें। और अभी भी मैं कोशिश करूँगा उनसे मुलाकात करके मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले, गुहार करूँगा। और वहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलता तो हम एक बड़ा कदम उठाने वाले, जिसके ऐलान बहुत जल्द कर देंगे। तो ये कहना था उपेंद्र यादव का कि बेरोजगारों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो छाती ठोक के कहता हूँ, जान देने को भी हाजिर हूँ। बहुत ही जल्द आगे रणनीति बनाएंगे, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे उसकी रणनीति भी। और रीट के भर्ती और एसआई भर्ती को लेकर जो इनका मुद्दा चल रहा है, आप लाइव देखते रहिए, खास राजस्थान में। सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।